जी, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग सरस्वती विद्या मंदिर रिंगमा सीतामढ़ी के प्रधानाचार्य श्री अनुज कुमार अकेला जी के साथ हैं। हम लोग आज इस विषय पर चर्चा करेंगे जो सीबीएसई के एग्जाम होने वाले हैं, जो बोर्ड के 10th और 12th के, उसमें बच्चों की क्या रणनीति रहनी चाहिए, कैसे बच्चे अपनी तैयारी करें, किन किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रधानाचार्य नमस्कार आपको। आपको भी नमस्कार और साथ ही साथ सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। प्रधानाचार्य जी, जैसे अभी हम लोग को मालूम चला है कि सीबीएसई का बोर्ड का जो डेट आ गया है और उसमें आप महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, बच्चों की तैयारी में भी आप क्लास भी लेते हैं बच्चों के मैथ्स में, तो आप कैसे इस एग्जाम में बच्चों को देखते हैं कि क्या क्या बच्चों को तैयारी करनी चाहिए अपने हिसाब से? ये सबसे बड़ी बात तो है जो परीक्षा के पैटर्न में नई शिक्षा नीति बहुत बदलाव किया है, बहुत चेंजिंग आया है इसमें। पहले वाली परीक्षा अब है नहीं, लेकिन नई शिक्षा नीति ने बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया है कि बच्चों पर स्ट्रेस, परीक्षा का जो स्ट्रेस आता है वो स्ट्रेस नहीं आए और बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे। तो अब 2 बार एग्ज़ाम देना है बच्चों को। एक एग्ज़ाम तो फरवरी में, फिर दूसरा एग्ज़ाम वो मई में, क्योंकि एग्ज़ाम अब 2 चरण में होने वाला है। लेकिन ख़ास बात यह है कि जो पहले चरण का जो एग्ज़ाम होगा वो सभी के लिए अनिवार्य है और दूसरा चरण का एग्ज़ाम जो है वो ऑप्शनल होगा। तो इससे बच्चों में बच्चा स्ट्रेस फ्री होंगे। बच्चों में ये कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि अगर ये एग्ज़ाम मेरा ख़राब भी हो जाता है तो मैं मई में अच्छा कर लूँगा। तो जो हमारे कई मुख्य विषय, उसमें 3 मुख्य विषय जैसे मैथमेटिक्स हुआ, साइंस हुआ, सोशल साइंस हुआ, तो इन मुख्य विषयों में अगर ये एग्ज़ाम ख़राब चला जाता है या इनके अलावा भी और कोई मुख्य विषय, तो बच्चे उस एग्ज़ाम में सुधार कर सकते हैं। अगर पहले प्रयास में बच्चों को उनमें कम नंबर आया तो दूसरे एग्ज़ाम में वो अच्छे नंबर ला करके अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि अब साल में इंटरनल असेसमेंट जो हम लोग बच्चों का लेते हैं स्कूल में, अब साल में एक ही बार इंटरनल असेसमेंट होगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। इस सब चीज़ों को देखते हुए तब बच्चों को अपनी तैयारी करनी चाहिए। पर इसमें एक और क्वेश्चन रहता है बच्चों का, खास करके जो 2 टर्म एग्जाम जो होने वाले हैं, कि एक पहले आप मेन एग्जाम दीजिए, फिर जो गड़बड़ हो गया आप आगे एग्जाम दीजिए, तो क्या वो सारे सब्जेक्ट एक साथ देंगे या फिर अलग अलग करके देंगे? जिनको जिस सब्जेक्ट में मार्क्स कम है आप कोई भी 3 सब्जेक्ट का आप एग्जाम फिर मई दूसरे चरण में जो एग्जाम होगा उसमें आप दे सकते हैं। इसी व्यवस्था न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बनाई। जी, तो ये एक नया चेंजेस आया है सीबीएसई में। जो विद्यार्थी हैं वो एग्जाम से पहले किन किन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि उनका जो रिजल्ट है, परफॉर्मेंस है, वो अच्छा हो सके? बिल्कुल। अब जैसे बोर्ड एग्ज़ाम है, तो जैसे हम लोग भी कभी बोर्ड एग्ज़ाम जब देने जाते थे तो एग्ज़ाम का जो पहला डे होता था ना, फर्स्ट डे, वो बड़ी इम्पोर्टेंट होता था और बड़ी दिमाग में स्ट्रेस रहता था, क्या होगा नहीं होगा, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो इस समय अब एग्ज़ाम से ठीक पहले, कुछ दिन पहले बच्चे जो भी पढ़े हैं एक उसका शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। हर टॉपिक का एक शॉर्ट नोट्स हो, और ताकि बच्चे उसको बार बार रिवाइज कर सके। होता क्या है, जो डेली रिवीजन होता है ना, तो डेली रिवीजन बच्चे के मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और जब बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा तो नेचुरली है कि बच्चे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो बच्चों को ये करना चाहिए। और एक जो डेली रूटीन होता है ना, जिसको हम लोग रियलिस्टिक रूटीन कह सकते हैं, एक रियलिस्टिक रूटीन बच्चों को बनाना चाहिए। अब जैसे ऐसे बहुत सारी इसमें व्यवस्थाएं बनाई गई है, बच्चे अपने स्तर से बनाते हैं। रियलिस्टिक रूटीन का मतलब ये होता है कि जैसे अब 24 घंटे का है तो 8-8 घंटे 3 पार्ट में बच्चे बांट दें। तो ये, और 8 घंटे मतलब अपना व्यक्तिगत कामों के लिए, 8 घंटे सोने के लिए, और ये 8 घंटे जो है ना, ये बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बच्चों को पूरा इसमें मतलब डेडिकेशन के साथ पूरा अपना एनर्जी लेवल लगा देना होगा कि हमको अच्छा करना है। अगर बच्चे के दिमाग में ये सेट हो गया ना, हमको अच्छा करना है, तो बच्चे अच्छा कर लेते हैं। तो बच्चों को इस ढंग से मोटिवेट करना। अब टाइम मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए बच्चों को, अब हर बच्चे के हर सब्जेक्ट अच्छे होते नहीं हैं। अब बच्चों को खुद ये असेसमेंट करना चाहिए कि हम एक दिन में हमने क्या किया।
और होता क्या है, जो बच्चों का जो पसंद का चीज़ होता है ना, जी बच्चे उसको ज़्यादा करते जी हैं। तो हर बच्चों का कोई न कोई पसंदीदा फेवरेट सब्जेक्ट होता है, जी किसी जी का मैथमेटिक्स है तो किसी का साइंस है। जी तो बच्चों का जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है ना, बच्चे चूंकि वो बच्चों का स्ट्रॉन्ग पहले से रहता ही है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि बच्चे उससे अपना दूरी बनाना चाहते हैं, वो उसको बोझ लगता है। तो इसके लिए जो जिस समय बच्चों का फ्रेश माइंड हो ना, तो फ्रेश माइंड जब हो तो जो कठिन सब्जेक्ट है, जो जिनसे बच्चे अपना दूरी बनाना चाहते हैं, बच्चों को उन सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद जो उसका पसंदीदा सब्जेक्ट है, फिर वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। अगर बच्चे इस ढंग से पढ़े जी तो धीरे धीरे जिन सब्जेक्ट से बच्चे दूरी बना रहे हैं ना, जी तो वो धीरे धीरे उस सब्जेक्ट से उसका लगाव होते चले जाएगा बच्चों का। जैसे प्रधान जी तो हम लोग ये देखते एक हैं स्ट्रेटजी बच्चों को बनानी जी चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि स्कूल जो है बहुत सारे जो बोर्ड से पहले प्री बोर्ड का एग्जाम लेते हैं और क्लास में भी बहुत बच्चों को जो भी टीचर्स होते हैं वो मॉडल पेपर सॉल्व करवाते हैं, सैंपल पेपर सॉल्व करवा जो सीबीएसई के द्वारा भी इशू किया जाता है, कुछ पुराने भी लोग लेके आते हैं उसको हाँ, access कराने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। उससे बच्चों को क्या फायदा हो हाँ, सकता है अगर वो सॉल्व करना चाहें आगे बिल्कुल तो? बिल्कुल, बहुत हद तक जो है मॉडल पेपर कैन बी यूजफुल टू सम एक्सटेंट। ये होता क्या है, जो बच्चों का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, इसमें मदद करता है बच्चों को। वो मॉडल पेपर्स कम समय में बच्चों ने साल भर में कितना ज्ञान अर्जित किया, उसका ज्ञान का स्तर क्या है, तो ये नापने में, इसको मेजरमेंट करने में जो है ये मॉडल पेपर बहुत हेल्प करता है। मॉडल पेपर की मदद बच्चों को लेनी चाहिए मेरे विचार से। लेकिन टेक्स्ट बुक तो पढ़ना ही चाहिए, जी। मेन तो टेक्स्ट बुक है, ये ज़्यादा जरूरी और है। प्री बोर्ड की क्या आवश्यकता हो जाती है बच्चों हाँ, को प्री बोर्ड से? बोर्ड हम तो कहेंगे, जैसे हम अपने स्कूल में 2 प्री बोर्ड लेते हैं 10th के बच्चों का, प्री बोर्ड तो लेना ही चाहिए। होता क्या है, जो प्री बोर्ड देने से बच्चों को ये लगता है, जो बच्चों को टाइम मैनेजमेंट में मदद मिलती है। अब बच्चे क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो बच्चों को लगता है ये टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगता है, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे कवर करें, और जो हल्का क्वेश्चन है उसको हम पहले सोल्व कर लें, जी। ताकि समय बचने पर बाकी जो क्वेश्चन है उस पर हम पर्याप्त समय दे सके। और दूसरी बात है जो OMR शीट वगैरह, जी तो OMR शीट भरने में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो पहले OMR शीट में बच्चे चाहिए क्या जो गलती करते हैं? OMR शीट पे अपना नाम, रोल नंबर और जो टेस्ट बुकलेट नंबर होता है सही सही भरें। अगर बच्चों को वहाँ कन्फ्यूजन होता है तो क्लास में इन्विजिलेटर रहते हैं, उनसे मदद ले करके पहले OMR शीट को वो सही सही भरें। जी तो प्री बोर्ड लेने से बच्चों को इन सब चीज़ों में सहूलियत मिलती है, और उसका अनुभव बढ़ता है, ताकि वो फाइनल एग्जाम में बच्चे गलती जी। नहीं कर सकते। राजा जी, एक क्वेश्चन और इसमें था कि जो बच्चे स्कूल आते हैं कुछ दिन बाद लोगों का सेंटअप हो जाता है, लेकिन कहा जाता है बच्चों को हम लोग बार बार मतलब अथी देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको रेगुलर स्कूल आना है ताकि वो रिवीजन होता रहे। तो ये प्रधान जी पुनरावृत्ति जो होती है सब्जेक्ट की, सिलेबस की, टॉपिक की, उससे बच्चों को क्या फायदा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, बच्चों को लगता है जो अब सिलेबस खत्म हो गया है, अब स्कूल जाने से कोई फ़ायदा हमको नहीं मिलने वाला है, तो अब घर में ही स्टडी करो, सेल्फ जी। स्टडी करो। लेकिन स्कूल आने से एक स्कूल का जो टाइम पीरियड है ना, जी इस टाइम पीरियड में अधिकांश बच्चे अपने घर पर पढ़ते नहीं, मोबाइल देखने में, इलेक्ट्रॉनिक जो भी गैजेट्स है उसमें उनका समय व्यतीत हो जाता है। तो ये जो 5-6 घंटे का स्कूल का टाइम होता है ना, जी इस समय का सदुपयोग बच्चे स्कूल में कर सकते हैं। और जो भी सब्जेक्ट में उनको लगता है उनको कठिनाई है, या हमारे टीचर अवेलेबल रहते हैं, आप उनकी मदद ले करके बच्चे उसको बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं। स्कूल तो रेगुलर बच्चों को आना ही चाहिए। राजा जी, इसमें अगला होता क्या है, जब बच्चे स्कूल आते हैं, स्कूल भी आते हैं, कोचिंग भी करते हैं कुछ बच्चे, और घर पे भी पढ़ते हैं, तो इससे मानसिक दबाव बहुत ज्यादा रहता है बच्चों पे। और इस मानसिक दबाव में टीचर क्या कर सकते हैं और अभिभावक क्या उनका सहयोग कर सकते हैं कि उनको मानसिक दबाव ना रहे परीक्षा के समय में? देखिए, हमारे पेरेंट्स को तो पेरेंटिंग आना ही चाहिए। अब पेरेंट्स में क्या होता है, तो पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे बहुत जल्दी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। वो कोचिंग वाले सब आजकल तरह तरह के बैनर पोस्टर लगाते हैं, जो ये हमारे टॉपर्स, जी और जो भी हमारे प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है सब लगाते हैं ये हमारे टॉपर्स। तो ये इन सब चीज़ों का बच्चों पर मानसिक दबाव पड़ता है। यहाँ तक कि बहुत बच्चे ऑनलाइन क्लास गार्जियन सब प्रोवाइड करवा देते हैं घर में। जी तो मतलब कि गार्जियन को लगता है कि हमारे बच्चे बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ ले, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या, इससे बच्चों पर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारे पेरेंट्स को हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, जी और हमको उस एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना है। इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बच्चों पर मानसिक दबाव नहीं बनाए, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने से बच्चों का रिजल्ट खराब हो सकता है। इस पर पेरेंट्स को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
भाई अगला इसी से रिलेटेड था कि जब बच्चे को पेरेंट्स क्या करते हैं कि ऑनलाइन कोर्स करके देते हैं, स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो साथ में थोड़ा बहुत मानसिक दबाव तो रहता ही रहता है, लेकिन उसके साथ क्या उन पे सोशल मीडिया का भी कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, होता क्या है, आजकल अधिकांश बच्चे मोबाइल में उलझे हुए रहते हैं। अब मोबाइल देखने से तो बच्चों का माइंड डाइवर्ट होता ही होता है, जबकि एग्जाम का समय नज़दीक है तो बच्चों को माइंडफुलनेस चाहिए, और उनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना, कितना करना, इसमें थोड़ा सा पेरेंट्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो ज़रूरत के हिसाब से ही बच्चों को मोबाइल का यूज़ करने दिया जाए। निश्चित रूप से सोशल मीडिया, चूँकि उसमें तरह तरह की बच्चे देखते रहते हैं ना, तो बच्चों का माइंड डाइवर्ट होता है, माइंड का कंसंट्रेशन बच्चों का नहीं बन पाता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रधान जी क्या होता है जब बच्चे सोशल मीडिया से जुड़े हुए रहते हैं, फिर बहुत तरह के वो वीडियो वगैरह कंटेंट वगैरह देखते रहते हैं, जब वो एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं, एग्जाम सेंटर पे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारे वस्तुएं लेके चले आते हैं, इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या क्या बच्चे लेके जाएं, क्या क्या लेके ना जाएं वहां पे? एग्जाम के दिन तो बच्चों को सबसे पहले अपना प्रवेश पत्र देख लेना चाहिए, प्रवेश पत्र लिया कि नहीं लिया। कम से कम 2 या 3 पेन तो बच्चों को चाहिए ही चाहिए, पेन, पेपर, पेंसिल, ये सब बच्चों को परीक्षा से एक दिन पूर्व ही एडजस्ट कर लेना चाहिए, ताकि उस दिन मिस नहीं हो। अधिकांश बच्चे छोड़ देते हैं, हड़बड़ी में छूट जाता है, प्रवेश पत्र ही छूट गया। तो हम लोग तो बहुत इस सेंटर से फ़ोन आता है कि सर आपके ये बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं है, क्या करें? तो फिर हम लोगों को बातचीत करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और क्या क्या चीज़ उन लोगों को नहीं लेके जाना चाहिए बताइए वहाँ पे? अगर जो भी अनवांटेड मटेरियल्स हैं वो अपने साथ लेकर के नहीं जाए। ऐसा तो हम लोग एग्जाम से पहले बच्चों को एक दिन बुला करके इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या क्या ले जाना चाहिए, क्या क्या नहीं ले जाना चाहिए। अपने विद्यालय में बताइए जो बच्चे क्लास 10th और 12th के जो बच्चे हैं, जो तैयारी अपना कर रहे हैं, उनको बोर्ड का एग्जाम देना है, उनकी तैयारी पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? हम उन बच्चों के लिए कहना, एक संदेश देना चाहेंगे कि अभी तक आपने जो पढ़ाई किया उसका मैक्सिमम रिवीजन और डेली रिवीजन, और जो कि 8 घंटे आप समय अगर देते हैं तो का पर्याप्त समय 8 घंटा रिवीजन करने का। आप जितना रिवीजन करेंगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा तो एग्जाम का भय ऑटोमेटिक आपका स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और दूसरी बात है कि बच्चों में मतलब वो सफल होने की वो तरफ होनी चाहिए। होता क्या है, जो बच्चों में मतलब कि वो जो जज्बा अंदर से होना चाहिए ना, वो नहीं हो पाता है। तो बच्चों को, हमारे टीचर्स को भी चाहिए कि नहीं, बच्चों को हम मोटिवेट करें, उसमें हम अच्छा करने का एक तरफ पैदा करने, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपने विद्यालय में बच्चों, जो बोर्ड के बच्चे हैं, उनकी तैयारी कैसी है, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? हमको तो लगता है जो मेरे यहाँ 350 बच्चे इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, तो हर बार की तरह इस बार भी हमको लगता है हमारे 200 बच्चे जो है 80+ लाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है जो 60 से 70 बच्चे 90+ लाएंगे। मैं तो बच्चों को कहता हूँ जो हमारे 90+ अचीवर बच्चे हैं, ये मैथमेटिक्स जो है, आप इसमें अगर आपको 90+ लाना है तो मैथमेटिक्स में आपको कम से कम 100 नंबर चाहिए, साइंस में आपको 100 नंबर चाहिए, ये इन सब्जेक्ट में 100 नंबर आते हैं। संस्कृत में आपको 100 नंबर चाहिए, फिर आपको सोशल साइंस में 90+ मार्क्स चाहिए। तो लेकिन मैथ, साइंस और संस्कृत, इस तीनों विषय में अगर आप 100 नंबर लाते हैं तो ही आप 90+ ले पाएंगे। तो बच्चे इस पर ध्यान देते हैं हमारे, तो हमारे बच्चे सभी की तैयारी बहुत अच्छी है, और हमारे यहाँ अभी भी बच्चे स्कूल आ रहे हैं, रेगुलर बच्चे आ रहे हैं स्कूल। अब अंतिम हमारा सवाल यही है जैसे कि बच्चों के प्रति क्या आप संदेश देना चाहेंगे, बच्चों को एग्जाम की शुभकामनाएं कैसे देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी परीक्षा जो है वो जीवन का अंत नहीं होता है। हाँ ठीक है, आपके जीवन की शुरुआत का वो प्रथम चरण हो सकता है, लेकिन वो अंत नहीं है। पूरा स्ट्रेस फ्री होकर के, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और डेली रिवाइज आप करते रहें और अपने रियलिस्टिक रूटीन को फॉलो करते रहें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। और सभी बच्चों को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अनुज कुमार अकेला जी को। अब पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है। नमस्कार। आपका प्रधानाचार्य।